स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई रोकने को लेकर हुए विवाद के मुद्दे पर संसद में गतिरोध। राज्यसभा में सभापति की ओर से शून्यकाल में मामला उठाए जाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी टीएमसी सांसदों ने पैदा किया अवरोध। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। लोकसभा में भी नहीं चला प्रश्नकाल। सीबीआई के सामने पेश हो कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। चिटफंड घोटाले की जांच में बाधा डालने के मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। 20 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ सीबीआई विवाद को लेकर ममता बनर्जी के धरने पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का तीखा हमला। कहा, खुद को विपक्ष का नेता बनाने के लिए धरने पर ममता। पूछा, एक पुलिस ऑफिसर से पूछताछ कैसे हो सकता है संघीय ढांचे पर हमला। ममता बनर्जी ने कहा, कमिश्नर राजीव कुमार नहीं बल्कि देश के लाखों लोगों का रख रही हैं पक्ष। फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण के लिए तैयार GSAT-31 इसरो का 40वां संचार उपग्रह बुधवार को होगा प्रक्षेपण। सहायक वीसेट नेटवर्क, टीवी अपलिंक्स और डीटीएच टीवी सेवाओं समेत कई संचार सुविधाओं में होगा इस्तेमाल। और देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला छठा चैनल बना राज्यसभा टीवी। यूट्यूब पर सब्सक्राइबरों की संख्या 20 लाख के पार। उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। उपलब्धि हासिल करने के लिए की चैनल के सभी प्रोफेशनल्स के प्रयासों की सराहना। सीबीआई मुद्दे पर आज भी राज्यसभा में गतिरोध देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से संबंधित जरूरी पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद टीएमसी सांसद सीबीआई मुद्दे को लेकर सभापति के आसन के करीब आ गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। सभापति ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, जिसमें सभी सदस्य जनहित और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठा सकते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने भी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्षी दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन टीएमसी सांसद नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के करीब आ गए, जिसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। This is not fair, Minister of Parliament Affairs. सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद इस सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पास होना है, जिसके लिए 10 घंटे रखे गए हैं। संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैं सभी दलों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर राजनीति मत करें। जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ सीबीआई अगर जांच करने के लिए जारी है तो उसको रोकना और सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करना, ये संविधान के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार के इस मामले को यहाँ पर आकर लेकर आए। सदन के You can take up that subject, or you can discuss the same now itself in the Jira hour. I am permitting you in the Jira hour. You can take up this issue in the President address itself now. House is adjourned to meet at 2 p.m. इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत रत्न के लिए चुने गए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिवंगत नानाजी देशमुख और पद्म सम्मान के लिए चुने गए हुक्मदेव नारायण यादव, कुलदीप नैयर और सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा को बधाई दी। Sri Pranab Mukherjee and late Sri Nanaji Deshmukh, former members of this House, has been chosen for the Bharat Ratna Award for their distinguished service in the field of public affairs and social work respectively. Late Kuldeep Nayya, a former nominated member of this House, Sri Hukumdev Narayan Yadav, a former member of this House and a sitting member of the Lok Sabha, and Sri Sardar
Sukhdev Singh Dimsa, a sitting member of the House, have been chosen for Padma Bhushan Award for their exemplary work in the field of journalism and public affairs, respectively. It is indeed a matter of great pride for this House that 4 of our former members and a sitting member have been chosen for the prestigious awards of the country. पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सीबीआई विवाद के मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही में भी अवरोध देखने को मिला और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसदों ने सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। इसके बाद कांग्रेस, टीआरएस, एसपी, आरजेडी सांसद भी वेल में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने टीएमसी सांसदों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। गतिरोध के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही करीब 6 मिनट तक चली, लेकिन अवरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। मैडम आई प्रोटेस्ट। इतना ही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट में लेट इट गो ऑन रिकॉर्ड, इनको नहीं सुनना है तो नहीं सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, सीबीआई अपनी तरफ से एक्शन ले रही है। ना आप सीबीआई पर विश्वास करोगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करोगे, तो अपने आप में आप समझदार बनोगे, ये नहीं हो सकता। और इसलिए वास्तव में आपको जाना चाहिए अपने सीट पे। पार्लियामेंट को अपना काम करने दो। हर संस्था का अपना काम है, हर संस्था की अपनी जिम्मेदारी है, और इसलिए पार्लियामेंट में इस तरह के से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है, प्लीज गो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आप ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करोगे, आप ना सीबीआई पे, अपने तो ये बातें नहीं चलेगी। आई एम वेरी सॉरी। हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन एट 12 o'clock। दोपहर 12 बजे फिर कार्यवाही शुरू होने पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के जरूरी पत्र सभा पटल पर रखे गए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अनुपूरक अनुदान मांगे। 2018-19 को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा। Madam Speaker, I rise to present a statement will be on English version showing supplementary demands for grants for 2018-19. गतिरोध के बीच ही लोकसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सदन चलाने में सहयोग करेंगी। मेरे साथ हैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री। सर, आप ये बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, आज सदन में भी हमने हंगामा देखा, मोशन ऑफ थैंक्स पर डिस्कशन जो है वो भी स्लेटेड है। किस तरह से अब आगे सरकार की रणनीति होगी कि जो सदन है उसकी कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके? 2 दिन से तृणमूल के जो सांसद हैं वे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे जी, जबकि अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी होना है, बजट भी पास होना है चर्चा करने के बाद, और साथ में महत्वपूर्ण बिल भी हैं जी। ये सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई पश्चिम बंगाल में शारदा कांड और रोज वैली कांड, जिसमें लाखों लोगों के धन को चूना लगा दिया गया और उनके साथ बेईमानी की गई, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई करने पहुंची और उन्होंने बाधित भी किया, उधर धरने भी बैठ गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर पश्चिम बंगाल के थे, उनके खिलाफ जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। तो फिर आपने 2 दिन क्यों डिस्टर्ब किया? मैं अब आशा करता हूं कि तृणमूल के सांसद आने वाले समय के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हंगामा नहीं करेंगे, ताकि हम बजट पे भी चर्चा करें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी चर्चा करें और महत्वपूर्ण बिल भी पास करें। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इनकी ये जो डिसीजन आया है, जो ऑर्डर पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, वो उनकी मॉरल विक्ट्री है। अगर जांच से उनकी मॉरल विक्ट्री थी तो पहले भी तो जांच ही करने गई थी जी, उसी समय सीबीआई को जांच करने देती। पहले तो सीबीआई को जांच करने में बाधा बनाया और साथ में धरना दिया, अब वो इसको कहते हैं मॉरल विक्ट्री है। तो भाई अब धरने से उठिए, दूसरों को भी काम करने दीजिए और आप भी जाके कुछ राज्य के अंदर विकास करिए। सर, आज बीएसी की मीटिंग के बाद जो सदन में सभापति ने बताया कि काफ़ी भारी भरकम एजेंडा है सरकार का, कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं, किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि जो आगे की कार्रवाई है वो हो सके और जो बिल हैं वो पास हो सके? देखिए, आज पिछले दिनों हमने
सभी पार्टियों के नेताओं के साथ चर्चा की थी और उसमें उन बिलों को जिन पर आम सहमति है, कोई विवाद नहीं है, पहले उनको पारित किया जाए, इस पर एक सहमति बनी थी। तो ऐसे 6 बिल थे। इसके अलावा ऑर्डिनेंसेस भी हैं और सरकार के पास 3 तलाक, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल भी हैं। तो जाहिर तौर पर हमारी कोशिश होगी कि कम समय के अंदर चर्चा कर ये ज़्यादा से ज़्यादा बिलों को पारित करें, क्योंकि ये जनहित के बिल हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पार्लियामेंट से कैबिनेट पर्सन अनिल के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सीधा हम संसद भवन परिसर में रुख करेंगे। हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, सभापति ने साफ कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, जिसमें सभी सदस्य जनहित और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठा सकते हैं। अनुमति दिए जाने के बावजूद टीएमसी ने अवरोध जारी रखा, जिसके बाद हमने देखा कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं जो विजय गोयल है वो भी उम्मीद जता रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आने के बाद कार्रवाई चलने देगी टीएमसी। क्या आसार नजर आ रहे हैं आगे? नहीं, बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा। जिस तरह के आसार पिछले 2 दिन रहे हैं उसमें तो बिल्कुल काम नहीं हो पाया। अब 2 बजे के बाद उम्मीद ये है कि शायद जो है जो विधायी मामले हैं और बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो लटकी हुई हैं उन पे कुछ काम बढ़े, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है एक महत्वपूर्ण संसदीय कृत्य है और उसमें जो है सांसदों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण मसलों को जो उठाना चाहें, उनको लगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मसला है जिसको वो उठा सकते हैं, वो उठाना चाहें तो आराम से उसमें उठा सकते हैं। और ये उठाते भी रहे हैं, पहले भी उठाते रहे हैं। तो सभापति जी भी पहले कहते रहे कि भाई आपको जो बातें रखनी है तो आप इसमें समाहित कर सकते हैं, उसके अलावा शून्यकाल में आप उसको रख सकते थे। तो लेकिन जो है अब उम्मीद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बंगाल के मामले में आया, जो बातें कही हैं, तो शायद ये बात हो, क्योंकि अभी देखिए 10 घंटे का टाइम बीएसई ने दिया है जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए, और उसी तरह से 8 घंटे का समय जो है जो बजट पर चर्चा के लिए है। 6 जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनमें से वो जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको पास कराना ज़रूरी है। और जैसे कि सभापति जी ने आज सदन में भी कहा इस बात को कि वो आम जनजीवन से जुड़े हुए, जैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को ले लीजिए तो लोकसभा से पारित हो चुका है, लगभग हर आदमी से जुड़ा हुआ कंज्यूमर से। उसी तरह से बाकी विधेयक भी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जो है, क्योंकि अब 6 ही दिन तो हैं कुल मिलाकर के, 10 दिन जो है 10 दिन का ये सत्र है, इसमें भारी भरकम विधायी काम है। और उम्मीद है कि शायद अगर हाउस ठीक से चल जाएगा तो कुछ एडिशनल समय लेकर के जो है ये आगे का काम हो सकता है। प्रीति जी, फिलहाल देखना होगा कि अब 2 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरह का रुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने और सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आखिर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है। हालांकि 3 जजों की बेंच ने साफ किया कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। राजीव कुमार को मेघालय के शिलोंग में सीबीआई के समक्ष एक तटस्थ स्थान पर पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। उन्हें 19 फरवरी तक जवाब देने को कहा गया है। 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि इस मामले में एसआईटी ने जांच सही से नहीं की है। जांच के दौरान टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच नहीं की गई है। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। समन के आधार पर हम एसआईटी के पास गए क्योंकि सीबीआई को सभी दस्तावेज नहीं सौंपे गए थे। सीबीआई ने कहा है कि एसआईटी के प्रमुख डीजीपी थे, लेकिन राजीव कुमार ही सारी फंक्शनिंग कर रहे थे। आज सुबह आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई साहब, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस खन्ना के कोर्ट में ये मामला आया। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने कोर्ट के सामने तर्क रखे और जो रविवार को पश्चिम बंगाल कलकत्ते में जो हुआ सीबीआई अफसरों के साथ, उन्हें किस रूप से उनके साथ हरकत हुई और वहां राजीव कुमार जी प्रस्तुत अपने आप को नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो उनको समन हुआ था पहले। इसके ऊपर में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने भी अपने विचार और बातें रखी कोर्ट के सामने। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी दूसरी तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें,
साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। और उस ऑर्डर में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी अपने जवाब में ये अफसर लिखित देंगे, क्योंकि आज नोटिस जारी हुई है, तो उसके बाद तय होगा 19 तारीख को सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी देंगे उन अफसरों को कि यदि उन्हें यहां पर कोर्ट में खुद यहां अपने आप को प्रस्तुत करना है तो वो ऐसी जानकारी दी जाएगी 19 को, 20 तारीख अगले तारीख के लिए। एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी साथ साथ लगाया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलोंग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी नोटिस किया है। उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। He has to be available. Does it show a budge from the rigidity that you all are I think it's a moral victory. Why it's a victory? We said we have a great respect for the judiciary and the media and all the institution. Number one, this order was passed earlier also, that they can talk mutually in a mutual place. They can cooperate each other. और फिलहाल हम इसी पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता विपिन चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, कोर्ट का निर्देश एक तरह से ममता बनर्जी के लिए झटका माना जा रहा है, हालांकि वो इसे लोकतंत्र की जीत बताकर इस फैसले का स्वागत कर रही हैं। अब 20 तारीख को आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं आज कोर्ट से? प्रीति, एक तरह से कह सकते हैं ये ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक वो अपने डीजीपी को भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से रोक रही थी और वो खुद भी 36 घंटे से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। तो जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करने देना चाह रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वो शिलोंग में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे सीबीआई के सामने। ये एक बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए। दूसरी बात, इनसे जवाब मांगा है 19 तारीख तक। अगर उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ कोर्ट, तो इनका पर्सनल अपीयरेंस भी होगा, इन्हें यहाँ पर बुलाया भी जाएगा। तो ये एक पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने से रोका जाता है, दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, तो एक फेडरल सिस्टम को जो तोड़ने की स्थिति यहाँ पर बन गई थी, वो कहीं ना कहीं अब वापस सुप्रीम कोर्ट की वजह से उसे मजबूती मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार उन्हें 2014 9 मई से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस दिए गए थे, जब एसआईटी के हेड रहे हैं राजीव कुमार, और वो जो इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड कराए थे, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने साफ तौर पर कहा है जो एविडेंस इन्होंने हमें प्रोवाइड कराए गए थे सीबीआई को, वो बिल्कुल इस तरह से थे, उन पर कॉन्क्लूडिंग सिचुएशन पर नहीं पहुंचा जा सकता, उन्हें कॉन्क्लूड नहीं किया जा सकता। तो इन्वेस्टिगेशन में बाधा बन रही थी। तो ये इस तरह के एविडेंस प्रोवाइड कराना, वो जांच में सहयोग ना करना, कहीं ना कहीं इनका एक तरह से इसमें जो जांच में भागीदार हैं, वो जो जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उन लोगों को बचाने की भी एक मंशा देखी जा सकती थी, जिस तरह से ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से अभी इनको 19 तारीख तक जवाब देना है और 20 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस पर आगे की कार्रवाई होगी और अब पश्चिम बंगाल सरकार के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपका। वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर इस पूरे विवाद में उग्र प्रतिक्रिया देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि चिटफंड घोटाले का खुलासा 2012-13 में हुआ था, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जरिए सीबीआई को सौंपी गई। कोर्ट जांच की निगरानी कर रहा है। इनमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई को जमानत मिली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एक पुलिस अधिकारी से पूछताछ की जरूरत है तो ये कैसे सुपर इमरजेंसी हो जाता है और संघीय ढांचे पर प्रहार हो जाता है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस अति उग्र प्रतिक्रिया के पीछे क्या रणनीति है। ममता चाहती हैं कि विपक्ष के दूसरे नेताओं से लोगों का ध्यान हटकर
उन पर आ जाए और वो विपक्ष की नेता बन जाएं। और इस बीच वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कदम को सही बताया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, ये बताएं कि जिस तरह से बंगाल में सीबीआई को लेकर एक विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आज इसमें फैसला दिया कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए कमिश्नर को, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, चूंकि सीबीआई ने 3 बार कमिश्नर को बुलाने का प्रयत्न किया और तीनों बार उन्होंने इग्नोर किया। चूँकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही था कि इसकी जांच करो सीबीआई को, तो वो जांच का अपना कर रही थी। अंततः किस आधार पर ममता जी ने उसको अपने प्रेस्टीज का विषय बना लिया, ये तो वही जान सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे संवैधानिक संस्थाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। कमिश्नर को लेकर के धरने पर बैठती हैं, यह किसी राजनेता के लिए उचित नहीं होता है। लेकिन ममता जी कुछ भी निर्णय ले सकती हैं। बहरहाल उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये जा कर के जो है सीबीआई दफ्तर में पूछताछ में सहयोग करें। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, सबको उन्होंने वो किया है। जो न्यायपालिका का काम होना था न्यायपालिका ने किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार का जो काम होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। बल्कि अब उनसे क्या रिलेशन है, क्या किस नाते उसको इतना प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये वही बता सकती हैं। सर, लेकिन ये जो मुद्दा ऐसा है, इसको लेकर संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता है कलकत्ता बंगाल में। इन सबको भी आप कहीं रिलेट करके जोड़ते हैं कि ऐसा ये आखिर करने का कारण क्या इसके पीछे चुनावी राजनीति है, जो चुनाव आ रहे हैं सामने? हाँ, केवल चुनावी राजनीति है। आज वो नहीं हेलीकॉप्टर उतारने दे रही हैं, कल को जनता उन्हीं को उतार देगी और उसके बाद जो वहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी और लोग आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो कुल मिला के पार्टी जो है इसका लगातार विरोध भी कर रही है और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के नष्ट होने जैसा मामला है ये। पिछली बार के जितने वामपंथियों के गुंडे थे वह सब आज तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं। जो काम पुलिस को लेकर करके, अन्य संस्थाओं को लेकर के वामपंथी किया करते थे, वही ममता जी कर रही हैं। दुनिया में केवल सत्ता ही सब कुछ नहीं होती है। उनको सीख लेनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो बार बार ये कहे कि भले ही मैं प्रधानमंत्री चुना गया हूँ, लेकिन मैं जनता का सेवक हूँ। सबका साथ, सबका विकास करने का मेरा कर्तव्य है। इससे सीख ये लोग ले लेते तो उनका प्रदेश भी सुधर जाता, देश तो आगे बढ़ ही रहा है। निर्भन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो फ्रेंच गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से अपने 40वें संचार उपग्रह GSAT-31 को 6 फरवरी को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार सैटेलाइट का जीवन काल 15 साल का है। कक्षा के अंदर मौजूद कुछ उपग्रहों पर परिचालन संबंधी सेवाओं को जारी रखने में ये उपग्रह मदद मुहैया करेगा और जियो स्टेशनरी कक्षा में KU बैंड ट्रांसपोंडर की क्षमता बढ़ाएगा। एक बयान में इसरो ने बताया कि 2535 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट को फ्रेंच गुयाना में कुरू से एरियन 5 VA247 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये उपग्रह भारतीय भूभाग और द्वीप को कवरेज प्रदान करेगा। इसरो ने यह भी कहा कि GSAT-31 का इस्तेमाल सहायक VSAT नेटवर्क को, टेलीविजन अपलिंक्स, डिजिटल उपग्रह समाचार जुटाने, DTH टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर बैकहॉल संपर्क और इस तरह के कई एप्लीकेशन में किया जाएगा। इसरो के अनुसार ये उपग्रह अपने व्यापक बैंड ट्रांसपोंडर की मदद से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिए विस्तृत बीम कवरेज प्रदान करेगा। GSAT-31 is a communication satellite of 2500 kilo class. It is be put in geostationary orbit and it will be aiding and supporting the communication network in India, like for example the VSAT communication, television communication, DTH operations, and especially this will have a footprint on the surrounding regions of India, like for example the Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea. So not only the landmass but the KU band can reach even the oceanic region around India. राज्यसभा टेलीविजन देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला छठा चैनल बन गया है। YouTube पर राज्यसभा टीवी के 20 लाख सब्सक्राइबर बन गए हैं और उसने कई बड़े चैनलों को पीछे छोड़ दिया है।
लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि YouTube पेज पर पिछले 8 महीने में चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर बने हैं। इस लिहाज से रोज 4000 से ज्यादा दर्शक चैनल से जुड़े हैं। अगस्त 2017 में RSTV के YouTube सब्सक्राइबर्स की संख्या 4,25,622 थी। पिछले 1.5 साल में इसमें 470% का इजाफा हुआ है। वहीं YouTube पर चैनल के व्यूज में 364% का इजाफा हुआ है और ये करीब 30 करोड़ के करीब पहुंच गया है। दर्शकों की संख्या में इस भारी इजाफे की वजह संपादकीय स्वतंत्रता, अलग अलग तरह की प्रसारण सामग्री का चुनाव है, जो इसे दूसरे चैनलों से अलग बनाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों और ग्राउंड रिपोर्टिंग को बढ़ाया गया है। अगस्त 2017 के बाद से राज्यसभा टेलीविजन में प्रधानमंत्री के मन की बात जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। 29 जनवरी को छात्रों के साथ प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को 48 घंटे में 1 लाख से ज्यादा बार देखा गया। राज्यसभा टीवी कंटेंट और कवरेज को बढ़ाने की राह में है और ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क में शामिल होने की प्रक्रिया में है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा टीवी के YouTube पर 20 लाख सब्सक्राइबर होने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके पिछले 1.5 साल में दर्शकों की बढ़ती संख्या पर राज्यसभा टीवी के सभी प्रोफेशनल्स के प्रयासों की सराहना की है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।